बैक्सियन को उसकी वाइफ हिजू फोन को वापस कर देती है जो कि किडनैपर का होता है। किडनैपर ने उसे फोन मांगा था, हिजू ने उसको नहीं दिया। दूसरी तरफ किडनैपर का पता लगाते लगाते बैक्सियन को एक एड्रेस का पता चलता है। उस एड्रेस पे वो जाता है तो वो देखता है कि उसके बचपन के जानकार जो अंकल है उनकी जान अब खतरे में, उनकी दुकान में आग लग चुकी है। वो उनको बचाने की कोशिश करता है पर आग पूरी तरह फैल चुकी होती है। हिजू उधर कॉल पे कॉल करती होती है लेकिन उसको पता नहीं कि बैक्सियन कहाँ पर है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैक्सियन अब हॉस्पिटल में है और हिजू बहुत रोती है। वो अब बैक्सियन के पास है, वो साथ में सांगू भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि सांगू ने ही बैक्सियन को बचाया था और उस अंकल को भी। वो हिजू को बताता है कि हिजू, मैं अपने अनाथालय को, यहाँ मैं बता दूं जो सांगू है वो भी अनाथालय पला बड़ा है। बचपन में अनाथालय में कई बच्चों का मर्डर हुआ था जिनका वो पता लगाना चाहता है नई वालों के साथ मिलकर। इसीलिए वो पुरानी हवेली जहाँ पर बच्चे खेलने जाया करते थे वहाँ पर वो विजिट करने गया था। वहाँ पर उसने बैक्सियन को जाते हुए देखा। उसी रास्ते में तो वो उसका पीछा करने लगा और बैक्सियन को उसने आग में फंसे हुए देखा तो वो फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हिजू ये सुनकर उसको बहुत बार थैंक्स कहती है, माफी मांगती है क्योंकि उसने अपनी वेडिंग की बात उससे छुपाई और वो बोल सकती है ये भी बात, इस चीज के लिए भी वो उसे माफी मांगती है। सांगू थोड़ा गुस्सा था लेकिन वो उसे माफ कर देता है। या मैं बता दूं जो सांगू है वो बचपन से ही मन ही मन हिजू को लाइक करता है लेकिन अब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सांगू की एक फ्रेंड है जो कि न्यूज में काम करती है जिसका नाम यूरी है। वो उसकी अनाथालय वाली रिपोर्ट में हेल्प कर रही है और वो सांगू को लाइक भी करती है। दूसरी तरफ हम बैक्सियन को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। हिजू उसे बार बार उसे पूरी सहानुभूति देती है, उसके पास लेट जाती है। बैक्सियन बहुत रोता है और बहुत उदास था। उससे बैक्सियन कहता है ऐसा लग रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। कुछ देर बाद बैक्सियन उस अंकल के पास जाता है। यहाँ मैं पहले की स्टोरी बता दूं, जो बैक्सियन था वो भी एक अनाथालय में पला बड़ा है। एक दिन उसे हवेली के लोग ले जाते हैं। जो अंकल थे जो उसे पालते थे उन्होंने उससे सारे कनेक्शन तोड़ दिए, उससे मिलने से मना कर दिया और आज वही अंकल को बैक्सियन ने बचाया था। वो अंकल उसे कहते हैं कि मैं किडनैपर के बारे में जानता हूँ। कहते हैं कि वो जिंदा है। बैक्सियन समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। बैक्सियन को चोट लगा था और वो पॉलिटिक्स में था तो उसके फादर मदर भी पॉलिटिक्स में है तो वो एक कहानी बना देते हैं, फॉल्स कहानी, जिससे न्यूज रिपोर्टर्स और लोगों की सहानुभूति में और उनकी पॉलिटिकल पार्टी और भी ज्यादा नाम कमाए तो वो और भी मनगढ़ंत कहानी बनाने लगते हैं। ये सब जब बैक्सियन को पता चलता है तो अपने फादर मदर को बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब ढोंग करना बंद करो और अभी मेरी स्टोरी के बारे में बाहर कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अब हम देखते हैं ऐसे दिन बीतते हैं और न्यूज वाले बैक्सियन के लिए बहुत ज्यादा बैक्सियन से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, ये सब क्यों हो रहा है। पर बैक्सियन अभी कुछ भी नहीं बता, बस वो एक ही चीज कहता है कि ये सब किडनैपर के कारण हो रहा है और जो भी किडनैपर का पता लगाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं जो पार्क है, बैक्सियन का जो असिस्टेंट है जिसका नाम पार्क है, बैक्सियन उस पर बहुत भरोसा करता है। बैक्सियन को पता है कि उसकी वाइफ हिजू पर जान का खतरा है क्योंकि किडनैपर जानता है कि बैक्सियन सबसे ज्यादा हिजू से प्यार करता है। अगर वो उसने हिजू को मार दिया तो बैक्सियन भी खत्म हो जाएगा। तो वो पार्क को कहता है कि किडनैपर ने बैक्सियन को बार बार धमकी दिया था कि वो हिजू उसकी लाइफ से हर उसकी खुशी की चीज छीन लेगा, हिजू को भी छीन लेगा। तो वो पार्क को जो उसका असिस्टेंट है उसे कहता है कि तुम हिजू का ख्याल रखो, उसकी सिक्योरिटी रखो और वो एक दूसरी जगह ड्यूटी पे जाता है। दूसरी तरफ हिजू पार्क के साथ थी। पार्क था वो उसे बेहोश कर देता है और एक दूसरी जगह ले आता है, सुनसान जगह पे। हिजू कहती है तुम मुझे कहाँ पर लेके आए हो। पार्क उसे कुछ भी नहीं बताता है। उसी तरफ बैक्सियन को कॉल आता है किडनैपर का। वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है और उसकी जान अब खतरे में है, उसको अब मैं कुछ ही देर में मार दूंगा, नहीं तो तुम इस एड्रेस पे आ जाओ। बैक्सियन वहाँ पर भागा भागा आता है। तब तक हम पार्क को देख, हिजू उसके पास थी। हिजू अब बेहोश थी। जो पार्क था वो किडनैपर के पास आ चुका था, यानी कि पार्क किडनैपर से मिला हुआ था। वहाँ पर किडनैपर पार्क को मारने लगता है और कहता है कि तुम बैक्सियन को मारना चाहते थे, तुमने सोचा कि तुम्हारे जुड़वे भाई को बैक्सियन ने मारा है, पर असलियत में वो बैक्सियन है ही नहीं, असली बैक्सियन तो मैं हूँ। यहाँ हमें बैक्सियन की असली स्टोरी का पता चलता है। दरअसल पार्क, सांगू और जो बैक्सियन है ये सब अनाथालय में पले बड़े बच्चे हैं। अनाथालय में बहुत सारे बच्चे थे जो हमेशा खेलने के लिए हवेली के पास जाया करते थे, लेकिन दिन पर दिन उनका मर्डर होने लगता है। बच्चों को पता था कि जो हवेली में जो लड़का है जो सबसे अमीर है वो ही ये सब कत्ल कर रहा है, जिसका नाम बैक्सियन है। पर उनके खिलाफ बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हीं में सांगू बच गया जो कि आज मर्डर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो हवेली का असली लड़का था जो कि बैक्सियन था, और यहाँ हम पूरी कहानी में जिसको हम बैक्सियन कह रहे थे वो असली बैक्सियन नहीं है, यानी कि जो हवेली का असली बायोलॉजिकल
हवेली का असली वारिस जो है वो किडनैपर है, जिसको बैक्सन के दादाजी ने मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे, और जिसको बैक्सन के दादाजी ने, उसके अपने दादाजी ने उसको जिंदा मारने की कोशिश करी और उसकी जगह अनाथालय में से एक दूसरे बच्चे को ले आए, घर में पालने लगे। बैक्सन के असली माँ बाप को कह दिया कि तुम्हें अब बैक्सन मर चुका है, इसकी जगह इस दूसरे बच्चे को पालो, जिसका नाम भी बैक्सन रख दिया गया। अब जो किडनैपर है वो पार्क को कहता है कि तुमने तो, यहाँ जो पार्क है वो भी अनाथालय में था, उसका एक जुड़वा भाई था जिसे हवेली के लड़के ने मारा था, यानी कि असली के बैक्सन ने, यानी कि किडनैपर ने। पार्क को लग रहा था कि बैक्सन ने मारा है तो मैं उसे बदला लूंगा हिजू को मार के, लेकिन यहाँ किडनैपर सारा सच बता देता है कि असली बैक्सन तो मैं हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था, तुम तो बेकार में ही हिजू के पति के पीछे पड़े हो। ये सच जब पार्क को पता चलता है तो बहुत दुखी होता है और किडनैपर को मारने लगता है, लेकिन किडनैपर बहुत ताकतवर था, वो पार्क को ही मार देता है और नदी में डाल देता है। कुछ देर बाद वहाँ हिजू का हस्बैंड आता है, वो पार्क को ढूंढने लगता है। तभी वो नदी के पास नाव देखता है, नाव में एक बैग था, बैग के अंदर वो जो बैग को खोलता है उसमें अभी पार्क जिंदा था। वो उसे पार्क को आजाद करता है और पार्क पे बहुत गुस्सा करता है, तुमने हिजू के साथ क्या किया, मुझे सच बताओ। पार्क उसे बार बार गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है और कहता है कि मुझे लगा तुम मर्डरर हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। हिजू जो है वो किडनैपर के पास है। तभी वहाँ पर किडनैपर आता है और कार चलाकर हिजू को दूसरी तरफ लेके जाने लगता है, पर हिजू का हस्बैंड उसे किसी तरह बचाने की कोशिश करता है, किडनैपर को पकड़ लेता है, लेकिन किडनैपर के हाथ में चाकू था, वो वार करने वाला था। तभी पार्क हिजू के हस्बैंड को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और पार्क घायल हो जाता है। अब किडनैपर हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं जो पार्क है हॉस्पिटल में, वो अभी भी जिंदा है लेकिन बहुत शर्मिंदा है। वो हिजू के हस्बैंड से बार बार माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने जुड़वे भाई का बदला ले रहा था, मुझे लगा तुम हवेली के लड़के हो और तुम्ही ने मेरे भाई को मारा होगा। यहाँ बैक्सन कहता है कि मैं असली बैक्सन नहीं हूँ, असली बैक्सन वो है जो किडनैपर है, वो मुझसे बदला ले रहा है, उसी ने सारे बच्चों को मारा था और उसकी लाइफ मैं जी रहा हूँ, तो वो मुझसे बदला ले रहा है। अब हिजो का हस्बैंड पार्क से कहता है कि तुम किडनैपर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। पार्क पहले तैयार नहीं होता, वो बहुत शर्मिंदा होता है और उससे बात करने से भी डर रहा होता है, लेकिन हिजो का हस्बैंड उसे भरोसा दिलाता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे आज भी अपना सच्चा दोस्त मानता है। अब पार्क मान जाता है, वो किडनैपर के बारे में पता लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फैमिली मीटिंग होती है जिसमें हिजू की फैमिली और बैक्सन की फैमिली सब साथ में थी। तभी वहाँ पर हिजू के फादर आते हैं, जो कि बैक्सन के फादर भी गन चलाने वाले थे गुस्से में, और इसी बीच में दोनों में फाइटिंग होने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो बैक्सन के दादाजी थे, जो बैक्सन के ग्रैंडपा थे, वो बहुत ही बेकार इंसान थे। वो उनको भी बच्चों से नफरत था, वो भी बहुत बच्चों को तड़पाया था। हिजू के जो स्टेप फादर है, उसका उनका जो छोटा बच्चा था उनके मारने में बैक्सन के दादाजी का हाथ था, जिसके कारण हिजू के फादर बैक्सन के दादाजी से मिलते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। वो उसको मारने वाले थे, वो उनको धमकी देते हैं। बैक्सन के दादाजी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बदले में मैं अपने बेटे को मार दूंगा, और वो ऐसी डील करते हैं। हिजू के फादर अब यही प्रेजेंट में हिजू के फादर बैक्सन के फादर को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ये डील भूले नहीं हो तुम अभी तक, तुम्हारा वो लड़का अभी भी जिंदा है जिसको तुम्हारे पिता ने मारा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, तो मैं तुम सबको मार दूंगा। यहाँ मैं बता दूं, जो बैक्सन जो किडनैपर है उसको उसके फादर भी नफरत करता है, लेकिन उसकी मॉम उसको आज भी मिस करती है, वो रोज उसको याद करती है। अब जो बैक्सन का फादर है, जो किडनैपर का फादर है, वो कहता है कि हिजू के फादर को कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसको मार दूंगा, भले ही वो जिंदा हो मैं उसको खत्म कर दूंगा। यहाँ अफरा तफरी मच चुकी थी, फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, चारों तरफ धुआं फैल जाता है और हिजू गायब हो जाती है। हिजू के हस्बैंड को बहुत चिंता होने लगती है, वो उसे ढूंढता है पर वो हिजू कहीं नहीं मिलती, यानी कि हिजू को किडनैपर ने किडनैप कर लिया था। तभी कुछ देर बाद बैक्सन को हिजू के हस्बैंड को कॉल आता है किडनैपर का, वो उसे कहता है कि हिजू को मैं मारने जा रहा हूँ और नहीं तो तुम इस एड्रेस पे आ जाओ, लेकिन हिजू कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो कार को तेज चलाती है और ऐसा लगता है कि बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ है, और वहाँ पर पास में नदी थी, लगता है कि कार जैसे उसके अंदर डूब चुकी है। दूसरी तरफ जो हिजू का हस्बैंड था, ये कॉल पे सारा कुछ सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब कई दिन बीतते, महीने बीतते हैं, हिजू और किडनैपर का पता नहीं चलता है, लेकिन पुलिस हर जगह उन्हें ढूंढ रही है और वो कहते हैं कि हिजू की कार मिल चुकी है, जो कि पानी के अंदर जा चुकी है पूरी। जो हिजू का हस्बैंड था वो पुलिस को कहता है कि मुझे शक है
जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो कि असलियत में मेरे पेरेंट्स है भी नहीं, वो किडनैपर के पेरेंट्स हैं। उनका ज़रूर इसमें हाथ है, वो ज़रूर किडनैपर से मिले हुए हैं। पुलिस कहती है तुम्हारे सौतेले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। तभी हिजू का हस्बैंड उन्हें एक सबूत देता है, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। बैक्सन का दादा अभी भी जिंदा था, हॉस्पिटल में था। बैक्सन की मोम हॉस्पिटल में दादाजी को देखने, अपने फादर इन लॉ को देखने जाती है और गुस्से में उन्हें मार देती है। लेकिन हिजू का हस्बैंड उस टाइम हॉस्पिटल में ही था। वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, पुलिस को दे देता है। बैक्सन की मॉम को जेल में डाल देती है। उनसे पूछती है कि तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे सच सच बताओ, पर पुलिस के आगे वो कुछ भी नहीं बताती है। अब हिजू का हस्बैंड उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे तड़पा रही हो, जैसे कि दादाजी ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया और सालों तक तुम्हें तड़पाया और तुम्हें आज पता चला कि वो जिंदा है। ऐसे ही तुम मुझे भी तड़पाना चाहती हो। आज से 20 साल तक तुम मेरे हिजू को कैद रखोगे, उसके बाद बुढ़ापे में तुम उसको आज़ाद करोगी और फिर मुझे भी ऐसा दर्द दोगी कि देखो तुम्हारी हिजू जिंदा है। तुम ये टाइम हमसे छीनना चाहती हो, पर प्लीज मेरी इसमें क्या गलती है? ये सब तो फादर इन लॉ ने किया है, ये सब दादाजी ने किया है, मेरी इसमें क्या गलती है? बैक्सन की मॉम कहती है तुम्हारी गलती ये है, तुम मेरे ससुर के बेटे हो, तुम दादाजी के बेटे हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अपने दादा के बेटे हो, यानी कि हवेली के दादा के बेटे। जो बैक्सन का दादा है उनका अफेयर था, उनका ये नाजायज हिजू का हस्बैंड उनका नाजायज बेटा है। ये सच जान हिजू का हस्बैंड बिल्कुल हैरान था। एक तरफ हम हिजू को देखते हैं जो कि एक तहखाने में बंद थी और वहाँ पर 2 तहखाने थे। एक तरफ किडनैपर बंद था, दूसरी तरफ हिजू बंद थी। इस जगह को बैक्सन की मॉम का असिस्टेंट कंट्रोल कर रहा था और ये सब बैक्सन की मॉम ने ही करवाया था। बैक्सन की मॉम ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया था कि अगर मैं जेल में बंद हो गई या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को आज़ाद कर देना, यानी बैक्सन को किडनैपर को आज़ाद कर देना और हिजू को मार देना। पर यहाँ असिस्टेंट उनका ऑर्डर नहीं मानता है और हिजू को आज़ाद कर देता है। कहता है कि यहाँ से दूर भाग जाओ, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आज़ाद कर सकता हूँ, आगे का प्रोटेक्शन तुम्हें खुद करना है। और वो किडनैपर को आज़ाद नहीं करता है। तभी वहाँ पर बैक्सन का किडनैपर का असली फादर आ जाता है और वो गन लेकर अपने बेटे को मारने के लिए दौड़ता है। असिस्टेंट रोकता है लेकिन वो असिस्टेंट को घायल कर देते हैं। किडनैपर को मारने वाले थे। किडनैपर कहता है कि ये फादर, तुमने बचपन से लेकर आज तक तो मुझे प्यार नहीं किया, आज मारने चलोगे, कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। ये सुनकर उसके फादर रोने लगते हैं, लेकिन किडनैपर बहुत गुस्से में था, वो अपने फादर को मारता, वो उन्हें छोड़ देता है और बाहर भागने लगता है और हिजू को ढूंढने लगता है। हिजू बहुत डरी हुई थी, बाहर जंगलों में दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस भी और हिजू के हस्बैंड को भी पता चल गया था कि हिजू इस तरफ है, तो उस तरफ कार से आ रही थी। हिजू उनकी कार की तरफ दौड़ती है और अपने हस्बैंड के गले लग जाती है। तभी वहाँ किडनैपर आ जाता है, हिजू पे गन तान देता है, वो उन्हें मारता, लेकिन उससे पहले वो बैक्सन को बहुत धमकी देता है। उसके बाद उसके कान में कुछ बोलता है जिससे बैक्सन बहुत टूट जाता है। उसके बाद किडनैपर गन चलाता है और बैक्सन और हिजू का हस्बैंड घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो हॉस्पिटल में था, हिजू उसका ख्याल रखती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल से बैक्सन गायब हो जाता है। कई महीने बीत जाते हैं, अपने हस्बैंड को रोज मिस करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो किडनैपर के पेरेंट्स थे उन सबको सजा मिलती है। उन्होंने जितने भी क्राइम किए थे, दुनिया वालों को सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि उनके दादाजी ने कितने क्राइम किए थे, किडनैपर ने कितने क्राइम की थी, क्या क्या डील हुई थी। लेकिन हिजू अपने हिजू अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती है। वो उसकी जो सौतेली बहन ईना है, वो भी हिजू से बहुत प्यार करती है। वो उससे माफ़ी मांगती है कि बचपन में मैंने तुमसे इतना सौतेला बिहेव किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। वो उसे कहती है कि अपने हस्बैंड को क्यों नहीं भूल जाती, वैसे भी वो तो जबरदस्ती की शादी थी। हिजू कहती है कि भले ही जबरदस्ती की हो, लेकिन अब मैं उसे प्यार करती हूँ। अब ऐसे ही हिजू वो हर रोज अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करती है। एक दिन वो अपने हस्बैंड के न्यूज वाले फ्रेंड के पास जाती है और उनसे कई चीज पूछती है। न्यूज वाला दोस्त उसे कई चीज बताता है कि उसे अमेरिका की एक जगह पे सनसेट देखना बहुत पसंद है, लेकिन वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहाँ आर्मी हमेशा लड़ती रहती है। पर हिजू उसकी बात नहीं मानती और अमेरिका में उस जगह पे चली जाती है। वहाँ वो बोस्टन नाम की जगह पे पहुँचती है। जो टेररिस्ट थे वो उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तभी टेररिस्ट को मारता हुआ एक बंदा आता है और उसे आज़ाद कर देता है और कार में बैठा के एक शांत जगह पे लेके जाता है और कहते हैं, हमें पता चलता है कि वो बंदा हिजू का हस्बैंड ही था। वो हिजू को बहुत डांटता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। हिजू कहती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मुझे अकेला छोड़ के। पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। अब वो दोनों गले लगते हैं और हिजू किसी तरह से मना के कोरिया वापस ले आती है। अब हम देखते हैं कि हिजू के हस्बैंड ने अपना नाम बदल दिया है
एक नकली नाम मिला था बैक्सियन, उसकी जगह उसने अपना नाम यॉन रखा है और उसने हिजो के साथ डिवोर्स करके दूसरी बार वेडिंग किया, क्योंकि पिछली बार शादी जो था वो ज़बरदस्ती किया था, लेकिन अब की बार उन्होंने वेडिंग बहुत ही प्यार से किया है और अपनी मर्जी से किया है। वो अपनी फैमिली गैदरिंग रखते हैं, फ्रेंड्स की पार्टी रखते हैं और सब साथ में पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ जो सांगू था वो अपनी न्यूज़ वाली फ्रेंड यूरी के साथ जल्द ही वेडिंग करने वाला है। ये सुनकर हिजू बहुत खुश होती है। इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।